Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtaza Qaid and welcome to the second video of deductions not allowed, that is section 21. डिडक्शन नॉट अलाउड सेक्शन 21 का सेक्शन हम कवर कर रहे थे. सेक्शन 21 में हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जिनकी डिडक्शन हमें किसी भी हेड में एज अ एक्सपेंस अलाउ नहीं होगी. इसका पॉइंट नंबर 3 देखते हैं. पॉइंट नंबर 3 को रीड करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले इसके हवाले से चीजों को डिस्कस करते हैं और फिर हम इसकी लीगल प्रोविजंस को रीड भी कर लेंगे. देखिए, होता यह है कि इनकम टैक्स लॉ में डिफरेंट तरह के एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट्स पे विदहोल्डिंग के सेक्शंस बनाए गए. लाइक एम्प्लॉयर को जिम्मेदारी दी गई कि जब वो एम्प्लॉय को सैलरी पे करे तो सैलरी से टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाए. टेनेंट को जिम्मेदारी दी गई कि जब वो अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करे तो रेंट से टैक्स का अमाउंट डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाए. बायर ऑफ गुड्स को, एक्वायरर ऑफ सर्विसेज को या कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्टी को जिम्मेदारी दी गई कि जब वो गुड्स, सर्विसेज या कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करे तो सेलर की या सर्विस प्रोवाइडर की टैक्स विदहोल्डिंग करके एफबीआर को जमा करवाए. और इसी तरीके से मल्टीपल सेक्शंस हैं जो कि डिफरेंट तरह के एक्सपेंडिचर्स के ऊपर एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट के अगेंस्ट विदहोल्डिंग के प्रोविजंस को गवर्न करते हैं. यानी कि लॉ मेकर ने डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट तरह के विदहोल्डिंग एजेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया है कि जब वो डिफरेंट तरह की एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट करे तो उनसे टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट कर एफबीआर या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवा रहा होगा. अब सेक्शन 21 का जो थर्ड क्लॉज है वो ये कहता है कि अगर आपने एक एक्सपेंडिचर की पेमेंट की और इस एक्सपेंडिचर की पेमेंट के अगेंस्ट आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन थी, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाना है. अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की तो आपका रिलेटेड एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा. यानी कि अगर एक बिजनेस, कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल, कोई ईओपी, कोई भी बिजनेस एक्सपेंडिचर की पेमेंट करती है और इस एक्सपेंडिचर की पेमेंट के अगेंस्ट उस टैक्स पेयर की, उस बिजनेस की या कंपनी की या ईओपी की या इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि उसने टैक्स के अमाउंट को विदहोल्ड करके, कलेक्ट करके, डिडक्ट करके एफबीआर को जमा कराना है. अगर तो उसने वो जिम्मेदारी पूरी कर दी, यानी कि टैक्स विदहोल्ड करके एफबीआर को जमा करा दिया, आपका रेलेवेंट एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा. लेकिन अगर आपने अपनी विदहोल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं किया, विदहोल्डिंग टैक्स के अमाउंट को कलेक्ट या डिडक्ट करके एफबीआर को जमा नहीं करवाया, तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपको विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन ना करने की वजह से आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो रहा होगा. तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि रिक्वायरमेंट टू कलेक्ट और डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कि इनकम टैक्स किसकी विदहोल्डिंग की रिक्वायरमेंट अप्लाई कब होती है, किस वक्त एक एक्सपेंडिचर की पेमेंट पे विदहोल्डिंग टैक्स को कलेक्ट या डिडक्ट करना बनता है. इट इज एप्लीकेबल व्हेन द पेयर इज द विदहोल्डिंग एजेंट एंड द पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिक्वायर्स विदहोल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस. विदहोल्डिंग टैक्स की ऑब्लिगेशन उस वक्त राइज होती है जब एक पेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन किसी भी एक्सपेंडिचर की पेमेंट करे तो वो उस एक्सपेंडिचर की पेमेंट के विदहोल्डिंग के सेक्शंस के तहत विदहोल्डिंग एजेंट हो. यानी कि हर तरह की पेमेंट के लिए हर कोई विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है. लॉ मेकर ने विदहोल्डिंग की जिम्मेदारी कुछ स्पेसिफिक विदहोल्डिंग एजेंट्स को दी है. अगर तो पेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन विदहोल्डिंग एजेंट है, पहली कंडीशन. और दूसरी कंडीशन, वो जो पेमेंट कर रहा है उसके ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की विदहोल्डिंग का कोई रूल अप्लाई होता है, विदहोल्डिंग का कोई सेक्शन अप्लाई होता है, तो इसका मतलब है कि पेयर के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई कि उसने टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट करके एफबीआर को जमा कराना है. अब अगर एक सिनेरियो पे एक एक्सपेंडिचर की पेमेंट पे विदहोल्डिंग टैक्स को कलेक्ट या डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है, अगर तो आप वो रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो, यानी कि विदहोल्डिंग टैक्स को कलेक्ट या डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा देते हो, तो फिर आपका रिलेटेड एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा. तो फिर आपका जो भी रिलेटेड एक्सपेंस है उसे आप एक्सपेंस डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हो. लेकिन अगर आप अपनी विदहोल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते, यानी कि विदहोल्डिंग टैक्स को कलेक्ट या डिडक्ट करके एफबीआर को जमा नहीं करवाते, अब इस केस में दो बातें हो सकती है. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 161 एंड सेक्शन 162 है. ये सेक्शन में कमिश्नर को ये पावर दी गई है कि अगर कोई विदहोल्डिंग एजेंट किसी एक्सपेंस की पेमेंट से विदहोल्डिंग डिडक्ट करके एफबीआर को ना जमा करवाए तो कमिश्नर के पास ये पावर है कि कमिश्नर सेक्शन 161 के तहत विदहोल्डिंग एजेंट से वो टैक्स जबरदस्ती रिकवर कर सकता है. इसी तरीके से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक और सेक्शन है, सेक्शन 162, जो कि कमिश्नर को यह पावर देता है कि अगर किसी टैक्स पेयर का विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट ना हुआ, यानी फॉर एग्जांपल मैंने किसी को पेमेंट की, मैंने टैक्स विदहोल्ड करना था, मैंने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, तो कमिश्नर के पास ये पावर है कि कमिश्नर सेक्शन 161 के तहत मुझसे वो टैक्स रिकवर कर सकता है. कमिश्नर के पास ये भी पावर है कि कमिश्नर विदहोल्डिंग एजेंट से नहीं बल्कि सामने वाले टैक्स पेयर से वो टैक्स रिकवर कर सकता है. तो अगर तो आपने अपनी विदहोल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया, यानी कि आपने एक्सपेंडिचर की पेमेंट से टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट नहीं किया, फिर कमिश्नर को देखा जाएगा. अगर तो कमिश्नर ने वो विदहोल्डिंग टैक्स या तो विदहोल्डिंग एजेंट से सेक्शन 161 के तहत या फिर टैक्स पेयर से सेक्शन 162 के तहत, इन दोनों में से किसी एक सेक्शन के तहत अगर कमिश्नर ने वो विदहोल्डिंग टैक्स या तो विदहोल्डिंग एजेंट से या टैक्स पेयर से, इन दोनों में से किसी एक से रिकवर कर लिया है, तो इस केस में भी आपका एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा.
अगर हमने विदहोल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, लेकिन कमिश्नर ने हमसे या सामने वाले पेई से या सामने वाले टैक्स पेयर से वो टैक्स रिकवर कर लिया, विदहोल्डिंग टैक्स रिकवर कर लिया, तो अब हमारा एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। और अगर हमने भी अपनी विदहोल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया और कमिश्नर ने भी कोई रिकवरी नहीं की सेक्शन 161 के तहत, सेक्शन 162 के तहत, यानी एक्सपेंडिचर पे विदहोल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट की ट्रेजरी में गया ही नहीं है, तो अब इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि हमें उस एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ नहीं हो रही होगी। यानी कि अगर मैं किसी एक्सपेंस की पेमेंट करता हूं और टैक्स डिडक्ट नहीं करता, तो कमिश्नर मुझसे रिकवर कर ले, सामने वाले टैक्स पेयर से रिकवर कर ले, मेरा एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने टैक्स विदहोल्डिंग नहीं की और कमिश्नर ने भी किसी से रिकवरी नहीं की, अब इसका नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा कि मुझे एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ नहीं हो रही होगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 161 में एक और बात यह भी लिखी है कि अगर मैंने एक एक्सपेंडिचर की पेमेंट की और मैंने इस पर विदहोल्डिंग नहीं की, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कमिश्नर को यह बात पता चलती है, कमिश्नर सेक्शन 161 के तहत मुझसे रिकवर करे या सेक्शन 162 के तहत टैक्स पेयर से रिकवर करे, इन दोनों ही केसेस में अगर टैक्स की रिकवरी सब्सिक्वेंटली हो भी रही है, तो ये सब्सिक्वेंट जो रिकवरी हो रही है ये आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम हो रही है। यानी जितने अरसे तक ये पैसा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में नहीं गया, गवर्नमेंट ने एक तरह से इन पैसों के ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज की है। यानी गवर्नमेंट उस पैसों से कुछ इनकम या कुछ अपने हिसाब से खर्चे कर सकती थी। तो जितना अरसा आपने गवर्नमेंट का पैसा डेफर किया, उतने अरसे के लिए आपको एक डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ सकता है। कमिश्नर क्या करेगा कि कमिश्नर सेक्शन 161 के तहत विदहोल्डिंग का अमाउंट कैलकुलेट करेगा जो मैंने डिडक्ट नहीं किया, उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज का परसेंटेज अप्लाई करेगा, दैट इज 12%, और जितने नंबर ऑफ डेज के लिए वो टैक्स का अमाउंट लेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा हुआ, उतने दिन का मुझसे डिफॉल्ट सरचार्ज भी रिकवर किया जाएगा। कमिश्नर कैन ऑल्सो रिकवर डिफॉल्ट सरचार्ज एट 12% per annum of the income tax required to be collected or deducted from the withholding agent। याद रहे, ये जो 12% के हिसाब से डिफॉल्ट सरचार्ज रिकवर किया जाएगा, ये विदहोल्डिंग एजेंट से रिकवर किया जाएगा, क्योंकि विदहोल्डिंग एजेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। ये टैक्स पेयर से रिकवर नहीं किया जाएगा। अगर एक टैक्स पेयर का टैक्स विदहोल्ड नहीं हुआ, तो इसमें टैक्स पेयर की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती विदहोल्डिंग एजेंट की है। तो विदहोल्डिंग एजेंट से 12% का डिफॉल्ट सरचार्ज लिया जाएगा। फ्रॉम द डेट ही फेल्ड टू विदहेल्ड टैक्स टू द डेट द टैक्स इज एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हमने क्या बातें डिस्कस की? सबसे पहले, अगर एक एक्सपेंडिचर की पेमेंट पे विदहोल्डिंग की कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपने विदहोल्डिंग करनी भी नहीं है, आपका एक्सपेंस अलाउ होगा। लेकिन अगर एक एक्सपेंडिचर पे विदहोल्डिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हो, आपका एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। अगर एक एक्सपेंडिचर की पेमेंट पे विदहोल्डिंग की ऑब्लिगेशन है और आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते, फिर अगर तो कमिश्नर ने सेक्शन 161 के तहत विदहोल्डिंग एजेंट से या कमिश्नर ने सेक्शन 162 के तहत टैक्स पेयर से, इन दोनों में से किसी एक से वो टैक्स रिकवर कर लिया, तो विदहोल्डिंग एजेंट का रिलेटेड एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। और अगर आपके ऊपर विदहोल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने वो जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की और कमिश्नर ने 161 या 162 के तहत विदहोल्डिंग टैक्स रिकवर नहीं किया, तो फिर पेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन यानी कि विदहोल्डिंग एजेंट का रिलेटेड एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। और एक एडिशनल बात भी हमने यहाँ पे ये कवर की कि अगर कमिश्नर विदहोल्डिंग एजेंट से चाहे तो डिफॉल्ट सरचार्ज भी रिकवर कर सकता है। जितना अरसा ये टैक्स गवर्नमेंट की ट्रेजरी में लेट जमा हुआ, उतने अरसे के लिए 12% से डिफॉल्ट सरचार्ज कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द डेट द विदहोल्डिंग एजेंट फेल टू विदहोल्ड टैक्स टू द डेट द टैक्स इज एक्चुअली पेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ये इस पॉइंट नंबर 3 की मैंने पूरी एक डिसीजन डायग्राम की 3 चीजें समझाने की कोशिश की है। अब इसके लीगल प्रोविजंस को भी रीड कर लेते हैं। कहता है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर from which the person is required to deduct tax or collect tax under the provision of income tax ordinance। कह रहे कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा अगर उस एक्सपेंडिचर की पेमेंट के अगेंस्ट पर्सन की जिम्मेदारी थी कि वो टैक्स कलेक्ट डिडक्ट करे, अनलेस द पर्सन इज पेड और डिडक्टेड एंड पेड द टैक्स इज रिक्वायर्ड। यानी यहाँ पे वर्डिंग इस तरह से है कि आपको किसी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी अगर उस एक्सपेंडिचर की पेमेंट पे आपको विदहोल्डिंग टैक्स की ऑब्लिगेशन को पूरा करना था, अनलेस कि आप विदहोल्डिंग टैक्स की ऑब्लिगेशन को पूरा कर दो। यानी कि जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे कर दो। अगर तो आपने विदहोल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे कर दिया, आपका एक्सपेंस अलाउड है। अगर वो विदहोल्डिंग टैक्स आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे नहीं किया, आपका रिलेटेड एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। फिर कहता है, हाउएवर रिकवरी ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 161 और सेक्शन 162 शैल बी कंसिडर्ड एज टैक्स पेड एंड द रेलेवेंट एक्सपेंस शैल नो मोर बी कंसिडर्ड इनएडमिसिबल। फिर कहता है कि अगर कमिश्नर इनकम टैक्स ने सेक्शन 161 के तहत विदहोल्डिंग एजेंट से या सेक्शन 162 के तहत टैक्स पेयर से, इन दोनों में से किसी एक से वो विदहोल्डिंग टैक्स रिकवर कर लिया,
अब ये समझा जाएगा कि विदहोल्डिंग की ऑब्लिगेशन पूरी हो गई और अब आपका रिलेटेड एक्सपेंस अलाउ माना जाएगा। इसके वाले से कुछ बातें एक्सप्लेनेशन में भी लिखी है। वेयर विदहोल्डिंग टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड और डिडक्टेड बट नो कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स इज मेड ड्यू टू इनएडवर्टेंस और ड्यू टू फेलियर ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट। यानी एक एक्सपेंडिचर की पेमेंट पे विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट होना था, विदहोल्डिंग एजेंट ने जानबूझकर या जाने अनजाने में वो काम नहीं किया। दिस विल रिजल्ट इन डिसअलाउंस ऑफ सच एक्सपेंडिचर। तो इसका नतीजा ये होगा कि आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। हाउएवर, अंडर सेक्शन 161 एंड 162 ऑफ द ऑर्डिनेंस, द कमिश्नर हैज पावर टू रिकवर द अमाउंट ऑफ टैक्स नॉट कलेक्टेड और डिडक्टेड फ्रॉम द पेयर और द पेई। फ्रॉम द पेयर और द पेई, पेयर इज द जनरली विदहोल्डिंग एजेंट, क्योंकि पेयर अमाउंट पे कर रहा है तो उस पेमेंट से टैक्स डिडक्ट करना है। पेई इज जनरली द टैक्स पेयर, चूंकि जिस बंदे की इनकम है वो पेई है, वो टैक्स पेयर है। In this case, the related expenditure will now become an allowable expenditure deduction. अगर कमिश्नर सेक्शन 161, 162 के तहत ये टैक्स रिकवर कर लिया तो अब ये रिलेटेड एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। फिर यहां पे एक और बात लिखी है, फर्दर disallowance under this clause shall not exceed 20% of the purchase of raw material and finished goods. Further disallowance under this clause, यहां पे एक बात मैं ऐड कर देता हूं, in respect of raw material and finished goods. Further disallowance under this clause in respect of raw material and finished goods shall not exceed 20% of the purchases of raw material and finished goods. यानी यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे रहा है, कह रहा है कि अगर एक पर्सन फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल की पेमेंट करता है और फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल की पेमेंट पे वो विदहोल्डिंग नहीं करता तो उसका एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन एक्सपेंस की डिसअलाउंस पे एक लिमिट लगाई है इन्होंने। कितनी लिमिट लगाई है? 20% ऑफ टोटल परचेजेस। यानी कि अगर मैं पूरे साल हजारों लाखों सैकड़ों रुपए की परचेजेस कर रहा हूं और मैं किसी भी विदहोल्डिंग नहीं करता तो मेरा सारा का सारा परचेजेस का एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा। मैक्सिमम डिसअलाउंस कितनी होगी हमारी? 20%। इसको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट केसेस है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तीनों केसेस में मैंने टोटल परचेजेस की है 1000 की। केस 1 में इस 1000 की परचेजेस की पेमेंट करते वक्त मैंने 920 की पेमेंट पे विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करके एफवीआर को जमा करवाया, 80 रुपए की पेमेंट पे टैक्स डिडक्ट करके एफवीआर को जमा नहीं करवाया। केस 2 में मैंने 700 रुपए की पेमेंट पे टैक्स डिडक्ट करके एफवीआर को जमा करवाया, 300 रुपए की पेमेंट पे टैक्स डिडक्ट करके एफवीआर को जमा नहीं करवाया। और केस 3 में मैंने पूरे 1000 रुपए की पेमेंट पे टैक्स डिडक्ट नहीं किया, पूरी पेमेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स कर दी। तो अब ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी परचेजेस डिसअलाउ होगी, सर जितनी पेमेंट पे विदहोल्डिंग नहीं की उतनी पेमेंट या उतना एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। तो पहले वाले केस में 80, 300 एंड 1000। तो 80, 300 एंड 1000 तो मैंने लिख दिया एक्चुअल परचेजेस विदाउट विदहोल्डिंग। लेकिन इस डिसअलाउंस पे एक लिमिट या एक रिलीफ है कि ये मैक्सिमम डिसअलाउंस होगी टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। तो मैं इस एक्चुअल परचेजेस विदाउट विदहोल्डिंग को कंपेयर करता हूं 20% ऑफ टोटल परचेजेस। तो 1000 का 20% आ गया 200 तीनों ही केसेस में। अब जो इन दोनों का लोअर है ना वो डिसअलाउ होगा, जो इन दोनों का लोअर है ना वो डिसअलाउ होगा। यानी पहले वाले केस में मैंने 80 रुपए पे विदहोल्डिंग नहीं की, 20% ऑफ परचेजेस था 200, तो इन दोनों का लोअर 80 रुपए का परचेजेस डिसअलाउ हो जाएगा। दूसरे वाले केस में मैंने 300 पे विदहोल्डिंग नहीं की, 20% ऑफ टोटल परचेजेस है 200 की परचेजेस डिसअलाउ हो जाएगी। तीसरे वाले केस में मैंने पूरे 1000 पे विदहोल्डिंग नहीं की, 20% ऑफ टोटल परचेजेस है 200, तो इन दोनों का लोअर 200 डिसअलाउ हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल अलाउ कितना होगा, तो सर अगर 1000 रुपए में से 80 रुपए डिसअलाउ हो रहा है तो डिफरेंशियल 920 का एक्सपेंस हमें अलाउ हो जाएगा। अगर 1000 रुपए में से 200 डिसअलाउ हो रहा है तो डिफरेंशियल 800 रुपए का एक्सपेंस हमें अलाउ हो जाएगा। और अगर 1000 रुपए में से 200 रुपए डिसअलाउ हो रहा है तो 1000 रुपए का एक्सपेंस हमें अलाउ हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो 20% की मैक्सिमम डिसअलाउंस है ये सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के अगेंस्ट है। अगर मैं रेंट की पेमेंट पे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की पेमेंट पे, सैलरी की पेमेंट पे, बाकी सारे एक्सपेंडिचर्स पे विदहोल्डिंग नहीं करता तो मेरा पूरा एक्सपेंस डिसअलाउ हो सकता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में इन्होंने मुझे एक रिलैक्सेशन दी है कि अगर अपने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की परचेज पे विदहोल्डिंग नहीं की तो आपकी जो मैक्सिमम डिसअलाउंस होगी ड्यू टू द रीजन ऑफ नो विदहोल्डिंग वो 20% ऑफ टोटल परचेजेस होगी। तो आई होप कि ये पॉइंट नंबर 3 में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।